जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरबीआई ऑफिसर अटेंडेंट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो हर बार पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत न करके आए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि आरबीआई द्वारा अपनाया गया फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क किस अनुच्छेद प्रावधान के अंतर्गत लागू किया गया। आपको बताना है आरबीआई एक्ट 1934 की मूल धारा, आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2016, फेमा 1999, बैंक रेजुलेशन एक्ट 1949। तो आप बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। आरबीआई द्वारा अपनाया गया फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क किस अनुच्छेद प्रावधान के अंतर्गत लागू किया गया। सही उत्तर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। तो सही उत्तर होने वाला है आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2016 हो जाएगा। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो आरबीआई द्वारा अपनाया गया फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क किस अनुच्छेद या प्रावधान के अंतर्गत लागू किया गया। सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसका राइट आंसर होगा। गलती नहीं करेंगे, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति जिसको आप कहेंगे एमपीसी में बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत किसका होता है। वित्त मंत्री, कैबिनेट सचिव, आरबीआई गवर्नर या फिर वरिष्ठतम सदस्य। तो बताएंगे जल्दी से कि सही उत्तर क्या होगा। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत किसका होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आरबीआई गवर्नर का। क्या? तो आरबीआई गवर्नर राइट आंसर हो जाएगा। जरूर याद रखें, गलती नहीं करेंगे। एमपीसी में टाई होने पर आरबीआई गवर्नर का कास्टिंग आउट होता है, याद रखेंगे। अगला है, आरबीआई की किस भूमिका के अंतर्गत वह सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी करता है। आरबीआई की किस भूमिका के अंतर्गत वह सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी करता है। नियामक भूमिका, विकासात्मक भूमिका, एजेंट की भूमिका, पर्यवेक्षी भूमिका। तो सही उत्तर बताइए कि क्या हो जाएगा राइट आंसर। आरबीआई की किस भूमिका के अंतर्गत वह सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी करता है। सही उत्तर इसका होने वाला है एजेंट की भूमिका। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा एजेंट की भूमिका। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा एजेंट की भूमिका। जरूर याद रखेंगे। निम्न में से कौन आरबीआई का मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण नहीं है। रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर या फिर मोरल सुएसन। तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन आरबीआई का मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण नहीं है। तो रेपो रेट भी है, सीआरआर भी है, एसएलआर भी, जबकि मोरल सुएसन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जरूर याद रखें, गलती नहीं करेंगे। मोरल सुएसन की बात करेंगे तो ये एक गुणात्मक उपकरण है, जरूर याद रखना है। अगला है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जिसको आप एसडीएफ कहते हैं, का उद्देश्य क्या है। बैंकों को ऋण देना, बैंकों से बिना गारंटी धन लेना, विदेशी मुद्रा खरीदना, एनबीएफसी को सहायता। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा बैंकों से बिना गारंटी धन लेना। क्या होगा? तो बैंकों से बिना गारंटी धन लेना। एसटीएफ के तहत आरबीआई बिना किसी प्रतिभूति के बैंकों से धन क्या करते हैं, तो धन स्वीकार करता है, याद रखेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैंकों से बिना गारंटी धन लेना। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसटीएफ का जो उद्देश्य है बैंकों से बिना गारंटी धन लेना। जरूर याद रखेंगे। आरबीआई द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसको आप कहते हैं सीबीडीसी का स्वरूप क्या है। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। निवेदन है आप सभी से, वीडियो जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली हमारे साथ जुड़े, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। हुबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर ज्वाइन करें। आपके एग्जाम से पहले वहां हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिसकी मदद से आपके एग्जाम में हुबहू प्रश्न मिलने वाले हैं। तो उनका रिवीजन करके आपको एग्जाम हॉल में जाना है तो निश्चित ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आरबीआई द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसको आप कहेंगे सीबीडीसी का स्वरूप क्या है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा वैध कानूनी मुद्रा। क्या होगा? तो आरबीआई द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का स्वरूप क्या है, तो वैध कानूनी मुद्रा हो जाएगा।
भारत में मुद्रास्फीति का आधिकारिक मापक कौन सा है, जिसे आरबीआई का लक्ष्य बनाता है, जिसे आरबीआई लक्ष्य बनाता है? डब्ल्यूपीआई, सीपीआई कंबाइंड, जीडीपी डिफ्लेटर या फिर आईआईपी? तो भारत में मुद्रास्फीति का आधिकारिक मापक कौन सा है जिससे आरबीआई लक्ष्य बनाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या होगा? तो सीपीआई कंबाइंड हो जाएगा। क्या? तो सीपीआई कंबाइंड यहां पर राइट आंसर होगा। भारत में मुद्रास्फीति का आधिकारिक मापक कौन सा जिसे आरबीआई लक्ष्य बनाता है? तो सीपीआई कंबाइंड हो जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में आरबीआई ओपन मार्केट परचेज करता है? महंगाई बढ़ाने हेतु, तरलता घटाने हेतु, तरलता बढ़ाने हेतु, रुपए को कमजोर करने हेतु? तो निम्न में से किस स्थिति में आरबीआई ओपन मार्केट परचेज करता है? किस स्थिति में आरबीआई ओपन मार्केट परचेज करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर होगा तरलता बढ़ाने हेतु। क्यों? तो तरलता बढ़ाने हेतु याद रखेंगे, सरकारी बॉन्ड खरीदकर आरबीआई बाजार में नकदी बढ़ाता है, याद रखेंगे। अगला है, आरबीआई का बैंक ऑफ इशू कार्य किससे संबंधित है? सिक्के जारी करना, नोट जारी करना, बॉन्ड जारी करना, शेयर जारी करना? तो आरबीआई का बैंक इशू कार्य किससे संबंधित है? आरबीआई का बैंक इशू कार्य की बात करेंगे तो ये नोट जारी करने संबंधित है। किससे? तो नोट जारी करने से संबंधित है, याद रखिए। किससे? तो नोट जारी करना हो जाएगा। क्या? तो नोट जारी करना। नोट जारी करने का एकाधिकार आरबीआई के पास है, आप सभी को पता है। आरबीआई के अनुसार सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का तात्पर्य क्या है? केवल सरकारी बैंक, बड़े आकार के जोखिम युक्त बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक? तो सही उत्तर इसका होने वाला है बड़े आकार के जोखिम युक्त बैंक हो जाएगा। क्या? तो बड़े आकार के जोखिम युक्त बैंक हो जाएगा। आरबीआई के अनुसार सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का तात्पर्य है बड़े आकार के जोखिम युक्त बैंक हो जाएगा। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या? बजट विश्लेषण, बैंक लाभ बताना, प्रणालीगत जोखिम का आकलन, टैक्स नीति? तो बताएंगे कि क्या होगा। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का जो मुख्य उद्देश्य बजट विश्लेषण, बैंक लाभ बताना, प्रणालीगत जोखिम का आकलन, टैक्स नीति? तो सही उत्तर इसका होने वाला है प्रणालीगत जोखिम का आकलन। क्या हो जाएगा? तो यह रिपोर्ट वित्तीय जोखिमों की पहचान करती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रणालीगत जोखिम का आकलन। क्या? तो प्रणालीगत जोखिम का आकलन। निम्न में से कौन आरबीआई का प्रत्यक्ष कार्य नहीं है? भुगतान प्रणाली का विनियमन, एनबीएफसी का पंजीकरण, बीमा कंपनियों का नियंत्रण, मौद्रिक नीति संचालन? तो निम्न में से कौन आरबीआई का प्रत्यक्ष कार्य नहीं है? निम्न में से कौन आरबीआई का प्रत्यक्ष कार्य नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा बीमा कंपनियों का नियंत्रण। क्या होगा? तो बीमा कंपनियों का नियंत्रण। बीमा क्षेत्र की बात करेंगे तो आईआरडीएआई के अधीन। बीमा क्षेत्र किसके अधीन है? तो आईआरडीएआई के अधीन है। सही उत्तर हो जाएगा बीमा कंपनियों का नियंत्रण। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा बीमा कंपनियों का नियंत्रण। निम्न से कौन आरबीआई का प्रत्यक्ष कार्य नहीं है? तो बीमा कंपनियों का नियंत्रण। जबकि भुगतान प्रणाली का विनियमन भी है, एनबीएफसी का पंजीकरण भी है, मौद्रिक नीति का संचालन भी है। तो क्या नहीं होगा? बीमा कंपनियों का नियंत्रण। बीमा कंपनियों पर नियंत्रण किसका है? तो बीमा क्षेत्र आईआरडीएआई के अधीन है, आपको पता होना चाहिए। अगला है, आरबीआई द्वारा लागू बेसल नॉर्म्स किससे संबंधित है? ग्राहक सेवा, पूंजी पर्याप्तता, ब्याज दर, टैक्सेशन? तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। आरबीआई द्वारा लागू बेसल नॉर्म किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पूंजी पर्याप्तता। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा पूंजी पर्याप्तता, जरूर याद रखेंगे। अगला है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की भूमिका आरबीआई कब निभाता है? सामान्य स्थिति में। क्या होगा? सामान्य स्थिति में, बैंक दिवालिया होने पर, तरलता संकट में, नए बैंक खोलने पर? तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की भूमिका आरबीआई कब निभाता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की भूमिका आरबीआई कब निभाता है? सही उत्तर हो जाएगा तरलता संकट में। क्या? तो तरलता संकट में, संकट के समय आरबीआई अंतिम ऋणदाता बनता है। सही उत्तर हो जाएगा तरलता संकट में। अगला है, आरबीआई द्वारा लागू पीसीए फ्रेमवर्क किस संकेतक पर आधारित नहीं है? सीआरएआर, एनपीए, आरओए, जीडीपी ग्रोथ? तो बताएंगे कि आरबीआई द्वारा लागू पीसीए फ्रेमवर्क किस संकेतक पर आधारित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ क्या है? तो मैक्रो संकेतक है। पीसीए की बात करेंगे तो पीसीए बैंक विशिष्ट है। क्या है? तो बैंक विशिष्ट है। तो आरबीआई द्वारा लागू पीसीए फ्रेमवर्क
किस संकेतक पर आधारित नहीं है? तो जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ मैक्रो संकेतक है, याद रखेंगे। सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो जीडीपी ग्रोथ होगा क्या? तो जीडीपी ग्रोथ राइट आंसर होगा। आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार रखने का प्रमुख कारण है आय बढ़ाना, आयात भुगतान, रुपए की स्थिरता, ऋण माफी। तो आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार रखने का जो प्रमुख कारण है क्या हो जाएगा? तो प्रमुख कारण है रुपए की स्थिरता। क्या? तो रुपए की स्थिरता हो जाएगा। क्या होगा? तो रुपए की स्थिरता राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति किस प्रकार की नीति? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अस्थायी या फिर अस्थायी? आरबीआई की मौद्रिक नीति किस प्रकार की नीति है? तो आरबीआई की मौद्रिक नीति की बात करेंगे तो ये अल्पकालीन है। इसका प्रभाव अल्प से मध्यम अवधि में होता है। क्या होता है? तो इसका प्रभाव अल्प से मध्यम अवधि में होता है। सही उत्तर हो जाएगा अल्पकालीन। क्या होगा? तो अल्पकालीन। आरबीआई के सिद्धांत पर आधारित होकर नोट जारी करता है। स्वर्ण सिद्धांत, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, पूर्ण स्वर्ण प्रणाली, कागजी मुद्रा सिद्धांत। तो आरबीआई किस सिद्धांत पर आधारित होकर नोट जारी करता है? किस सिद्धांत पर आधारित होकर नोट जारी करता है? तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। क्या हो जाएगा? तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली राइट आंसर होगा। आरबीआई किस सिद्धांत पर आधारित होकर नोट जारी करता है? तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। आरबीआई द्वारा नियंत्रित भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम कब लागू हुआ? आरबीआई द्वारा नियंत्रित भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम की बात करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा 2007 में। कब? तो 2007 में। आरबीआई की क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल नीति का उद्देश्य क्या है? ऋण की मात्रा नियंत्रित करना, ऋण की दिशा नियंत्रित करना, ब्याज दर तय करना, मुद्रा छापना। तो आरबीआई की क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल नीति का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऋण की दिशा नियंत्रित करना। क्या होगा? तो इसमें प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण निर्देशित किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऋण। क्या? तो ऋण की दिशा नियंत्रित करना। आरबीआई की क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल निधि का जो उद्देश्य है ऋण की दिशा नियंत्रित करना। आरबीआई का गठन किस देश के केंद्रीय बैंक के मॉडल पर हुआ? यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर जर्मनी? तो आरबीआई का गठन किस देश के केंद्रीय बैंक के मॉडल पर हुआ? यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर जर्मनी? सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इंग्लैंड। आरबीआई के अनुसार मुद्रा का अवमूल्यन किसका परिणाम हो सकता है? अधिक आयात, अधिक निर्यात, कम विदेशी निवेश या फिर सभी? तो आरबीआई के अनुसार मुद्रा का अवमूल्यन किसका परिणाम हो सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सभी। क्या? तो सभी हो जाएगा राइट आंसर पर। क्या? तो सही सभी होगा सही उत्तर। आरबीआई की नियामक शक्ति का आधार क्या? संविधान, संसद, आरबीआई एक्ट 1934, वित्त आयोग? तो आरबीआई की नियामक शक्ति का आधार क्या है? आरबीआई की नियात्मक शक्ति का जो आधार हो जाएगा आरबीआई एक्ट 1934 होगा राइट आंसर। सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई एक्ट 1934। अगला है आरबीआई की मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? वित्त मंत्रालय, एमपीसी, संसद या फिर नीति आयोग? तो आरबीआई की मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? आरबीआई की मौद्रिक नीति का संचालन एमपीसी के द्वारा। किसके द्वारा? तो एमपीसी के द्वारा। आरबीआई की मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? तो सही उत्तर होगा एमपीसी। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा एमपीसी। आरबीआई द्वारा नियंत्रित मुद्रा बाजार की अधिकतम अवधि 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो आरबीआई द्वारा नियंत्रित मुद्रा बाजार की जो अधिकतम अवधि है ये कितनी होगी? तो सही उत्तर होगा 1 वर्ष। कितनी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। कितना होगा? तो राइट आंसर होगा 1 वर्ष। आरबीआई किसे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है? आरबीआई, सेबी, सरकार या फिर एसबीआई? तो सही उत्तर इसका होने वाला है कितना होगा? याद रखेंगे आरबीआई होगा। किसे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है? सही उत्तर होगा आरबीआई। आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य किससे संबंधित नहीं है? मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता, रोजगार गारंटी, बैंकिंग विकास? बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य किससे संबंधित नहीं है? सही उत्तर होगा रोजगार गारंटी। क्या होगा? तो रोजगार गारंटी। आरबीआई की पर्यवेक्षी भूमिका किससे जुड़ी है? भर्ती, निरीक्षण, बजट या फिर कर? तो आरबीआई की पर्यवेक्षी भूमिका किससे जुड़ी है? किससे जुड़ी है? याद रखेंगे निरीक्षण से। किससे? तो निरीक्षण राइट आंसर होगा। आरबीआई द्वारा निर्धारित सीआरआर का प्रभाव क्या है? ऋण क्षमता बढ़ती है, ऋण क्षमता घटती है, निर्यात बढ़ता है, आयकर बढ़ता है? तो आरबीआई द्वारा निर्धारित सीआरआर का प्रभाव क्या है? सीआरआर का प्रभाव है ऋण क्षमता घटती है। क्या होता है?
तो ऋण क्षमता घटती है। किसी चर का नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को कहा जाता है। यथार्थ, पूर्व प्रवाह, पूर्व वस्तु विनिमय, प्रत्याशित। तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। किसी चर का नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को कहा जाता है तो यथार्थ कहा जाता है। क्या? तो यथार्थ कहा जाता है। अगर आपका प्यार मिलेगा, अगर आप लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे हमारा, तो हम डेली लेकर के आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे। क्योंकि समय कम मिल पाता है तो हम दूसरे दिन लेकर के लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम डेली लेकर के आएंगे। तो कमेंट में बताना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के ज्वाइन हो जाइए। या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।